गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम सविता कुमारी फ्रॉम गेटवे स्कूल। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, घर में होंगे, मजे से होंगे। आज क्लास 4 के बच्चों को मैं हिंदी व्याकरण में चैप्टर 3 पढ़ाने जा रही हूँ, शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं, पहले ये जानते हैं कि शब्द कहते किसे हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी कि वर्ण अब मिलकर सार्थक कोई अर्थ स्पष्ट करे, उन्हें ही शब्द कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि जिनका अर्थ स्पष्ट हो, उन वर्णों के मेल को ही शब्द कहते हैं। आपको नीचे में शब्द को खंड करने के लिए दिया गया है, बनाने के लिए आपके पुस्तक में आप उनको जोड़कर शब्द को समझ सकते हैं। कुछ खंड को जोड़ना है, कुछ शब्द को खंड करना है। इस प्रकार शब्दों को सीखने का आपका यहाँ पे दिया हुआ है। शब्दों के भेद होते हैं अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर। शब्दों के 4 भेद बताए गए हैं। शब्द के कितने भेद हैं? 4, यानी कि पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा प्रयोग, चौथा बनावट, बनावट नहीं रचना। यानी कि अर्थ के आधार पर उत्पत्ति और प्रयोग और रचना, 3 आधार पर शब्दों के भेद किए गए हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है कि जिसके शब्दों में अर्थ स्पष्ट दिखे, समझ में आए, और निरर्थक का मतलब होता है कि वह उसका पर्सनल कोई अर्थ नहीं होता, बल्कि वो सेंटेंस बनाने में सहायक होते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद अलग अलग होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। विकारी का मतलब जिस शब्दों में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब पता चलता है। अगर बालक कहते हैं तो बालक एक वचन है, तो वचन का प्रयोग किया गया। अगर हम नाउन में जाते हैं, संज्ञा में जाते हैं, तो उससे भी हमको पता चलता है। मीठा, खट्टा, तीता, लाल, हरा, बुढ़ापा, ईमानदारी, ये सब शब्द होते हैं, तो विशेषण का पता चलता है। तो इस तरह से हम लोग शब्दों के अर्थ को स्पष्ट समझते हैं विकारी में। और विकारी में वो वाक्य को सहयोग तो करते हैं, लेकिन उनका पर्सनल अपना कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। इस प्रकार हम लोग विकारी और अविकारी भी समझ गए। उसके बाद इसके 4 भेद होते हैं, संज्ञा, शब्द, विशेषण, क्रिया। यानी कि विकारी में अभी मैंने आपको बताया कि उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब स्पष्ट होता है। और अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, योजक और विस्मयादि बोधक स्पष्ट होता है। चलिए रचना के आधार पर आते हैं। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होता है। रूढ़ का मतलब होता है जिसको खंड करने पर कोई अर्थ ना निकलता है, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। और यौगिक का मतलब होता है जिसको खंड करने पर अर्थ निकलता है। रूढ़ में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, रूढ़ में अगर हम तोता लिखते हैं तो तोता को खंड करते हैं तो प्लस ता आता है। क्या इसमें कोई अर्थ आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यौगिक में हम लिखते हैं खिलौने वाला। यौगिक में हम लिख रहे हैं खिलौने वाला। खिलौने वाले को खंड करते हैं तो हम लिखते हैं खिलौना प्लस वाला। यानी कि जो व्यक्ति खिलौने को बेचता है उसे हम लोग खिलौने वाला कहता है। तो देखिए यौगिक में हम लोग खंड किए तो उसका अर्थ निकला ना। खिलौना का मतलब खिलौना और वाला का मतलब बेचने वाला या लाने वाला, खिलौने वाला। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब होता है कि जब उस शब्द को हम लिखते हैं या बोलते हैं तो उसका अर्थ तो हम लोग समझते ही हैं, लेकिन उसका एक और अर्थ निकलता है। योग रूढ़ में अगर हम लिखते हैं जलज,
जलज का क्या अर्थ होता है? जलज का अर्थ होता है कमल। जलज का अर्थ होता है जल में रहने वाला, ठीक है। तो जल में क्या रहता है? कमल रहता है। तो जलज का अर्थ हम लोग कमल निकाले ना, जलज का मतलब समझ गया कि जो जल में रहता है, लेकिन उसका सही में क्या होगा? तो कमल होगा। तो उसका तीसरा अर्थ निकला पीताम्बर बोलते हैं। तो पीताम्बर का मतलब होता है जिसका अंबर पीला हो, जिसका हर चीज पीला हो, यानी कि विष्णु भगवान को हम लोग पीताम्बर कहते हैं। उनका पीला वस्त्र, पीला सब कुछ होता है। पूजा में हम लोग पीला चीजों का ही प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हम लोग पीताम्बर कहते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ मतलब होता है भगवान महादेव, शिव, जिनका कंठ नीला होता है। तो इस प्रकार हम लोग योग रूट को भी समझ गए। योग रूट के बाद उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताया गया। हम लोगों ने 3 तरह का तो समझ गया, किस आधार पर? अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर। अब हम लोग उत्पत्ति के आधार पर जानते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उनमें तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो तत्सम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत भाषा से लिया गया। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदी का उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुआ। जब उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है तो उनसे शब्द भी लिए गए होंगे संस्कृत भाषा से, बाद में उनको हम लोग बदल के तद्भव बनाए, यानी कि उनका हिंदी में रूपांतरण किए। तो हम लोग देखते हैं कि तत्सम में कौन कौन सा शब्द आते हैं। तो तत्सम में आते हैं दुग्ध, अग्नि, कृत, सप्त, पुस्तक, उच्च, माता पिता, पत्र, रात्रि। हम लोग माता पिता नहीं बोलकर मम्मी पापा बोलते हैं, हिंदी वर्ड। गुरु ना बोलकर शिक्षक बोलते हैं, पुस्तक ना बोलकर किताब बोलते हैं, पत्र ना बोलकर हम लोग चिट्ठी बोलते हैं। तो ये रूपांतरण हुआ तत्सम से तद्भव में, समझ गए। अब तद्भव शब्द में आते हैं दूध, आग। अभी जितने भी शब्द मैंने बताया तत्सम और तद्भव दोनों बताया, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो संस्कृत के रूप में है वो तत्सम और जो हिंदी में है वो तद्भव हो गया। अब हम चलते हैं देशज और विदेशज। देशज शब्द वे होते हैं जो हमारे बोली यानी कि हमारे ग्रामीण भाषा में उपयोग होते आ रहा है अभी तक। लोटा बोलते हैं तो लोटा देशज शब्द है। खिचड़ी बोलते हैं, खाट बोलते हैं, खटिया बोलते हैं। तो ये सब हमारे देशज शब्द हैं जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं। लकड़ी, पगड़ी, शीशा, लड़का, पेटी, ये सब शब्द देशज है। विदेशज में आ गया पेन, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, जो विदेशी शब्द हैं, इंग्लिश शब्द हैं, लेकिन हम लोग उनको प्रयोग में करते हैं। हम लोग कलम ना बोलकर पेन बोलते हैं। टेलीविजन, रेडियो, पेंसिल, कानून, कालीन, लाश, कैंची, चाकू, दरोगा, फौज, कागज, तौलिया, पिस्तौल, कमरा, पर्स, ये सारे शब्द विदेशज हैं। तो क्लास 4 के बच्चों को देशज, विदेशज सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। आप एक बार इन सब को कॉपी में इसको लिखना है। आपको कैसे लिखना है? तत्सम के सामने कम से कम 10 शब्द होना चाहिए, तद्भव के सामने 10 शब्द, देशज के सामने 10 शब्द, विदेशज के सामने 10 शब्द, विकारी के सामने 10 शब्द, अविकारी के सामने योग, रूढ़, यौगिक, इस तरह से जितने भी आपके टॉपिक दिए हैं उन टॉपिक को लिखकर उनसे जुड़े 10-10 शब्द को आप लिखकर उसको याद कीजिएगा। तो आपको उस सेंटेंस को बोलने में, उस डिफिनीशन, परिभाषा को बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम्पल जब हमारे सामने होता है तो परिभाषा को समझने में काफ़ी आसान होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इससे जुड़े जितने भी सवाल हैं आप लोग बना कर रखिएगा और मैं अगले वीडियो में आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।